साथियों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति जिसने पूरी दुनिया को समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का जो एक नारा दिया, एक सूत्र दिया, हम उस क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। 1789 का जो फ्रांस है वह फ्रांस, आप ध्यान देंगे, उसमें निरंकुशता है। उसमें कई वर्ग बटे हुए हैं। प्रथम स्टेट है, द्वितीय स्टेट है, तृतीय स्टेट है। जो कुलीन तंत्र के लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। निचले तबके के लोग टैक्स दे रहे हैं और बड़े वर्ग के जो लोग टैक्स ले रहे हैं वो पूरी तरीके से निचले तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करें तो 1789 का जो फ्रांस का समाज है उसमें निरंकुशता है। उसके बाद जब 1789 की फ्रांस की क्रांति होती है तो उस क्रांति में हमको राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों ने जो क्रांति किया उसमें जो प्रभुसत्ता है, प्रभुसत्ता एक तंत्र से निकल करके नागरिकों के बीच में आ रही है और नागरिकों के हाथों में आ रही है। और प्रशासन को अब उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उस तरीके से संविधान को बनाया जाएगा जहां पे नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की जाएगी, उनके अधिकारों की बात की जाएगी। तो चलिए हम आज इस नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में वो कौन से राजनीतिक कारण रहे हैं जिनकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। राजनीतिक कारण पर चर्चा करने से पहले हम यह ध्यान देंगे कि जो निरंकुशता होती है वो क्या होता है। एक शब्द है निरंकुशता। ये शब्द फ्रांस की क्रांति में कई बार आएगा, इस पे हम चर्चा करें, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। निरंकुशता एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी चीज है जो अत्यधिक केंद्रित सैन्य बल पर आधारित होती है। जो अत्यधिक केंद्रित सैन्य व्यवस्था की बात करती है, सैन्य व्यवस्था पर आधारित है। इस सैन्य व्यवस्था पर आधारित होगी और पूर्णतया दमनकारी होगी, और पूर्णतया दमनकारी होगी। तो ये क्या होगी? ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? निरंकुशता कहेंगे, निरंकुश तंत्र कहेंगे। और फ्रांस की क्रांति में ये निरंकुशता कूट कूट करके भरी हुई है। जो अत्यधिक केंद्रित सैन्य व्यवस्था होगी, यानी राजा ही निर्णय लेगा, वही सुप्रीम है इस पूरी व्यवस्था का। और पूर्णतया दमनकारी होगी, यानी जो आवाज उठाएंगे उनको पूरी तरीके से हम डोमिनेट करेंगे, उनको खत्म करेंगे। मैं इस क्रांति पर आगे बढ़ने से पूर्व आपको बताऊं कि ऐसे ही चाइना में लोगों ने, एक चौक है वहां का, शायद मुझे ध्यान आ रहा है, लाल चौक की घटना है। कुछ विद्यार्थियों ने एक संगठन को बनाने की वहां पे वकालत की। हुजूम जो है, हुजूम का मतलब होता है एक दस्ता, लोगों का एक दस्ता इकट्ठा हुआ और वो लाल चौक पर पहुंचा और उन्होंने सरकार से मांग की। लेकिन चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने उनके ऊपर रोलर चलवा दिया। यानी ये होती है निरंकुशता की आप एक पूरी जो व्यवस्था होगी वो केंद्रित व्यवस्था होगी, सुप्रीम एक व्यक्ति होगा, तानाशाही उसमें रहेगी। तो जो अत्यधिक केंद्रित सैन्य व्यवस्था हो और पूर्णतः दमनकारी हो, ऐसी भी व्यवस्था को हम निरंकुश व्यवस्था कहते हैं। तो पहला जो कारण आएगा वो निरंकुश राजतंत्र आएगा। निरंकुश राजतंत्र, ये राजनीतिक कारण हम देख रहे हैं। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, अगर स्लो होगा तो आप वीडियो को 1.25 या 1.5x पर भी चला दीजिएगा। निरंकुश राजतंत्र, ये पहली हेडिंग है, इसको डाल करके आप लोग नोट करके हुए चलेंगे। ये राजनीतिक कारण में निरंकुश राजतंत्र है पहला। निरंकुश राजतंत्र ये राजनीतिक कारण में पहली हेडिंग रहेगी। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था। राजा पृथ्वी पर स्वयं को परमेश्वर मानता था। राजा क्या है? ये निरंकुश राजतंत्र है, निरंकुश राजतंत्र है। और राजा क्या कहेगा? ये स्वयं को
परमेश्वर मान रहा है। आप नोट करते हुए चलेंगे, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और राजा पृथ्वी पर स्वयं को परमेश्वर या ईश्वर मानता था। जैसे दिल्ली सल्तनत में बलबन है, वो जिल्ले इलाही कहते हैं। वो कहते हैं निम्न कुल के व्यक्ति को जैसे ही मैं देखता हूं, हमारी जो हाथ है वो हमारे तलवार का जो म्यान है वहां पे पहुंच जाता है कि मैं उनकी गर्दन काट दूं। तो यहां पर निरंकुश राजतंत्र है, राजा ही मेन है, वो स्वयं को परमेश्वर कर रहा है। लुई 14वां कहता है मैं ही राज्य हूं, उसका स्टेटमेंट है लुई 14वां का कि मैं ही राज्य हूं। लो भैया, बात बन गई कि मैं ही राज्य हूं। और मैं एक आपको बात बताऊं, ये जबकि बात जिस समाज की बात हो रही है, पहले राष्ट्र की कोई कल्पना ही नहीं थी, पहले हम लोग राज्य की कल्पना की बात करते हैं। ये राज्य एक ऐसी चीज है जहां पे सॉवरेंटी होती है, जिसको हम संप्रभुता कहते हैं, जिसको हम संप्रभुता कहते हैं। और संप्रभुता अदेय होती है, इसको दिया नहीं जाता है। अगर राज्य है तो उसमें ये चीजें पाई जाएंगी। आप जीन पाल बोधा को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ेंगे, लॉक को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ोगे, वो तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ये अदेय होती हैं संप्रभुता, और ये इसको आप काट नहीं सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते। और जहां पे संप्रभुता होती है, ये वहां पर राज्य एक प्रकार की गारंटी देगा कि आप अपना सर्वोत्तम विकास भी वहां पे कर सकते हैं। तो संप्रभुता बहुत बड़ी चीज होती है, और किसी राज्य को हम संप्रभु राज्य भी कहते हैं। एक हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के स्तर पर, तो आपको ये सारी चीजें उसमें समझ में आएंगी। संप्रभुता क्या होती है उसमें बेहतरीन तरीके से दिया गया है। यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अदेय होती है, अविभाजित होती है, आपको ये मिलेगी। राष्ट्र में नहीं होगी, राज्य में होगी। राष्ट्र अलग कॉन्सेप्ट है, राज्य अलग कॉन्सेप्ट है। यहां हम राज्य की बात कर रहे हैं, ना कि हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, ध्यान से सुनिएगा। राजा पृथ्वी पर स्वयं को परमेश्वर या ईश्वर मान रहा है। लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूं। इस निरंकुश राजतंत्र में किसी प्रतिनिधि सभा का अभाव है। जैसे आज हम वर्तमान समय में लोकतंत्र में बात करते हैं ना कि ये संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है। इंग्लैंड की बात करें तो हम लॉर्ड सभा और कॉमन सभा की बात करते हैं। तो इस तरीके से लॉर्ड सभा की बात करते हैं, कॉमन सभा की बात करते हैं। तो इस तरीके की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, इस तरीके की कोई भी व्यवस्था वहां पे नहीं है। वहां पर जो स्टेट बुलाए जाते हैं, स्टेट, तो इसमें प्रथम, द्वितीय, आगे हम इनकी चर्चा करेंगे, तृतीय, ये हैं। और जो असेंबली बुलाई जाती थी, असेंबली, ये बुलाई जाती थी। तो इस स्टेट के, इस स्टेट के, इस स्टेट के, तीनों स्टेट के लोग इसमें भाग लेते थे। इनका ये कंट्रीब्यूट करते थे। इसमें वोट दिया जाता था। यहां से वोटिंग होगी, यहां से वोटिंग होगी, यहां से वोटिंग होगी। जहां जहां से वोटिंग की जाएगी, इनके वोटों की वैल्यू लगाई जाएगी। तो जहां से जिस भी जगह से ज्यादा मत आएंगे, उनके वोटों की वैल्यू रहेगी। वहां पे उनके अधिकारों को वहां पे बढ़ाया जाएगा, वहां पे उनको दिया जाएगा। तो 175 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे। 175 वर्ष में वहां पर किसी भी प्रकार की कोई बैठक ही नहीं हुई है। 1789 की फ्रांस की क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो यहां तक समझ में आया। निरंकुश राजतंत्र इस तरह का है। सामंतों को कठोरता पूर्वक दबा दिया गया। इसमें थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा, निरंकुश राजतंत्र में सामंतों को कठोरता पूर्वक दबा दिया गया है। कठोरता पूर्वक इनको दबाया गया, केंद्रीकरण किया गया। शासन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण किया गया। शासन का पूर्णतया केंद्रीकरण कर दिया गया, पूर्णतया केंद्रीकरण कर दिया गया। शासन पूरी तरीके से केंद्रीय व्यवस्था में जा रहा है। अब राजतंत्र प्रशासन का अंग बन गया है। ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र प्रशासन का अंग बन गया है। राजतंत्र क्या हो गया? प्रशासन का अंग बना। किस क्रांति में? फ्रांस की क्रांति में। हम किस क्रांति की बात कर रहे हैं? फ्रांस की क्रांति की बात कर रहे हैं। फ्रांस की क्रांति में हम निरंकुशता पढ़ रहे हैं। ये किसके अंदर है? राजनीतिक कारण के अंतर्गत है। और
एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये आता है कि फ्रांस की आर्थिक क्षति हुई थी। क्यों? लुई 14वां थोड़ा सा योग्य है, लेकिन प्रशासन को उतने तरीके से नहीं चला रहा है। वो लुई 15वां को भी कुछ कह रहा है कि आप इस तरीके से शासन मत करिएगा, लेकिन आगे चल करके वो मानेंगे नहीं। केंद्रीकरण जब किसी व्यवस्था का किया जाता है तो प्रशासन का अंग जो है उसमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चली जाती हैं। लुई 15वां आया, यह भी अपने लुई 14वें ने जो उपदेश दिया है उसको भूल गया पूरी तरीके से कि पड़ोसियों के साथ में शांति से रहना है, युद्धों में ज्यादा भाग नहीं लेना है, अनर्गल खर्चा नहीं करना है। यूरोपीय युद्ध में शामिल हो गए आएंगे लुई 15वें, क्योंकि उन्होंने उपदेश को जो लुई 14वें ने दिया उसको भूल गए हैं। इसके पूर्व भी जो बूर्बो वंश में राज शासन हुए, जिन्होंने शासन किया, इन्होंने जो उपदेश दिया उसको ये लोग भूल गए। लुई 15वां जब ये भूला कि पड़ोसियों के साथ हमें शांति से रहना है, यूरोपीय युद्ध में शामिल हुआ, फ्रांस की आर्थिक क्षति हुई, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें बहुत क्षति हुई, सप्तवर्षीय युद्धों में फ्रांस पराजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट मिला क्या आपको? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध और सप्तवर्षीय, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आप याद कर लेंगे, वहां सब आपका प्रश्न अच्छे से हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, मेन मेन चीजें उनको आपको याद करना है, बहुत ज्यादा फिर उसके अंतर्गत आप लिख लेंगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस हार गया, इन दोनों में फ्रांस हार गया। अब जब फ्रांस पराजित हुआ तो पूरी व्यवस्था ही बहुत दिक्कत में आई। मरने से पहले लुई 15वें ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम तो जा रहे हैं, इसके बाद प्रलय होगा। और प्रलय वास्तव में हुई भी, दुर्गति हो गई फ्रांस के लोगों की, अधिकारों की, नागरिकों की स्वतंत्रता की, उनकी संप्रभुता की, सारी चीजों की अवहेलना की गई। तो आशा करते हैं कि ये पहला जो पॉइंट मैंने लिखाया है, ये बताया, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। राजनीतिक कारण में अयोग्य राजा, सेकेंड पॉइंट, अयोग्य राजा। अब भैया अयोग्य राजा के बारे में बात कर लें। लुई 15वां अयोग्य था, लुई 16वां भी अयोग्य था, और मैं आपको बताऊं लुई 15वां अयोग्य, लुई 16वां ये भी अयोग्य। अब लुई 16वां के बारे में हम चर्चा करें, जो मेन है यहाँ का। इसने क्या किया? इसने शिकार पर बहुत पैसा खर्च किया, शिकार खेलना, जलाशयों के निर्माण में और जो जलाशय इसके पूर्व बन चुके थे उनके मरम्मत में, जलाशयों के निर्माण एवं मरम्मत में काफी पैसा खर्च किया। तो अब जब शिकार खेलेंगे, जलाशयों के निर्माण में, स्विमिंग पूल में कूदेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो नागरिक होंगे, इनके जो अधिकार होंगे, इनको लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ही। और वही हुआ, जब शिकार खेले, जलाशय के निर्माण पर ध्यान दिए, मरम्मत कराए, तो जो मेन चीजें थी वो मेन चीजें छूट गई। यहाँ पे राज्य जो भूखमरी से परेशान था, राज्य जो विद्रोहियों के स्वरों से गूंज रहा था, ये सारे प्रबल हो गए। राजा देखो कैसा है, धनानंद है, मैं आपको याद दिलाऊं, धनानंद का मतलब धन का लोभी था। इसने कौटिल्य की अवहेलना की, यहाँ चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेते रहेंगे तो काम ही आएगा। धनानंद ने
कौटिल्य की अवहेलना की, अपने साम्राज्य से निकाला। आगे चलकर के कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया। इसी मौर्य वंश से ही अशोक आता है, बिंदुसार आते हैं। इसने क्या किया, धनानंद को हराया। हराया ही नहीं, समस्त ऐश्वर्य को नष्ट कर दिया। ये बहुत विलासी था धनानंद, धन का लोभी था। नृत्य में, तमाम प्रकार की गलत गतिविधियों में दिन भर व्यस्त रहता था। धनानंद ने कौटिल्य को परेशान किया, पानी करके बाहर निकाला। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने बदला लिया, इनको हराया, खत्म किया। ऐसे ही जब इस टाइप के आएंगे लोग, राजा आएंगे जो शिकार खेलेंगे, जलाशय के निर्माण पर पैसा खर्च करेंगे, तो राज्य में रहने वाले योग्य लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा ही जाएगा। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा पॉइंट कि जो फ्रांस की क्रांति है उसमें मध्यम वर्ग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मध्यम वर्ग, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात का, मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा भूमिका निभा रहा है। राज्य की समस्याओं में कोई ध्यान नहीं है, इसी ध्यान दीजिएगा। 2 पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट आएगा, राज्य की समस्याओं में कोई ध्यान नहीं है। किसका? लुई 16वां का। एक मैलेसर्स नाम का आदमी है, मैलेसर्स मंत्री हैं, मैलेसर्स किताब में मिलेगा नाम इनका आपका। ये अपना त्याग पत्र देखने के लिए जाते हैं सम्राट को। सम्राट बड़ा खुशी होता है, करे तुम धन्य हो, तो बड़े बड़भागी आदमी हो यार, तुम अपने पद से त्याग पत्र दे रहे हो। सोचिए, अगर किसी समाज में अराजकता व्याप्त है, लोग विद्रोह कर रहे हैं, कोई मंत्री जो अच्छा खासा आदमी हो त्याग पत्र दे रहा हो, तो आदमी को चिंता होगी। मैलेसर्स को शाबाशी दिया है। आप किताब में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा वाकया समझ में आएगा। तो ये अयोग्यता है कहीं न कहीं राजा की। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम चर्चा करें। मैरी एंटोइनेट, जय हो। जहां भी हो, स्वर्ग के दरवाजे इनके लिए खुले हों। मैरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हैं ये, मतलब राजघराने से संबंधित हैं ये। और ये लुई 16वें की वाइफ है, यानी पत्नी। ये लुई 16वें की पत्नी है। पूरी कहानी ध्यान सुनिएगा। लुई 16वें की क्या है? पत्नी। अब पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को पतन से बचा ले, वही पत्नी। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी को इतना बढ़िया योगदान दिया है, यहाँ लुई 16वें फांसी पे आगे चल के चढ़ते हैं। कहाँ पे? फांसी फंदे चुनते हैं। हालांकि इस पूरे विवादों को छोड़ दीजिएगा अपने माइंड में, ये हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपको बताया है, इसको पूरा छोड़िएगा। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हैं, लुई 16वें की पत्नी हैं और निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती हैं। किसमें? निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करती हैं। निरंकुश राजतंत्र में। अकबर के समय में आपको मैं एक घटना बताऊं, लुई 16वें की पत्नी की बात से याद आया। एक आया था पर्दा शासन पेटीकोट, पर्दा शासन पेटीकोट, पेटीकोट महिलाओं का एक वस्त्र। अब पेटीकोट से क्या लिया इतिहासकारों ने, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने, सतीश चंद्रा ने, तमाम प्रकार के इतिहासकारों ने लिया कि इस शासन में राजा पूरी तरीके से अकबर महिलाओं के अंडर में शासन कर रहा है। लोगों ने सम्राट की अवहेलना करने के लिए पर्दा शासन पेटीकोट नामक शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये पर्दा शासन पेटीकोट जब तक था तो सम्राट अकबर जो महान सम्राट है भारतीय इतिहास का, वो भी दाग लगा कि सम्राट अकबर सही से शासन नहीं कर पाता था जब महिलाओं ने इसमें पर्दा शासन पेटीकोट के अंतर्गत ये आया। शायद 1560-62 या 64 का बात है, 1560 या 64 तक का। विभिन्न किताबों में विभिन्न डेट मिल जाता है, यही सबसे बड़ी कमियां है इतिहास की कहीं न कहीं। तो पर्दा शासन पेटीकोट में पूरी तरीके से व्यवस्था महिलाओं के अंदर है।
महामनगा, जीजीयनगा और तमाम प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं जो सही से अकबर को शासन नहीं करने दे रहे हैं, अकबर का कान भर रहे हैं, योग्य लोगों को हटाने पर बल दे रहे हैं। यही स्थिति, इसको आप भूल जाइए कि मैंने आपको अकबर के बारे में कुछ बताया। मैं समझने के लिए बता रहा हूं कि इतिहास मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। वो इसलिए है क्योंकि इतिहास हमको सीख देता है कि हमको कौन से कार्य नहीं करने हैं। राजतंत्र यहां भी स्थापित किया जा सकता था, महिलाओं के द्वारा अपना राज्य किया जा सकता था, लेकिन नहीं, अकबर ने ऐसा खत्म किया आगे चल करके। तो निरंकुश राजतंत्र है। कहां पे? मैरी एंटोइनेट, इनकी माँ और भाई ने टोका भी कि आप प्रशासन में दखल मत दो, प्रशासन में, राजनीति में आप दखल मत दो, दखल बंद कर दो। प्रशासन और राजनीति में दखल देने के लिए बंद किया। आप लोग इसको लिखिएगा कि लुई 16वें की पत्नी जो हैं वो मैरी एंटोइनेट हैं। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हैं, निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखती हैं। और एक बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि लोग रोटी के लिए हल्ला जब मचाए, सड़कों पर जुलूस के रूप में निकले, तो ये लोग, इनको यही नहीं मालूम है कि रोटी और केक क्या होते। कहते केक क्यों नहीं आप लोग खाते? जुलूस पर बोला था जब लोगों ने रोटी के लिए मांग की थी। और ये राज कार्य में हस्तक्षेप करती थी। मैंने पर्दा शासन पेटीकोट इसलिए कहा कि मैरी एंटोइनेट राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी, राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। और कहा जाता है कि आपको श्रृंगार करना चाहिए, आप अपने सौंदर्य पे ध्यान दीजिए, आपको प्रशासन में हस्तक्षेप करना ही नहीं है, आप फालतू का परेशान हो रही हैं, आपको प्रशासन में हस्तक्षेप करने से क्या मिलेगा। माँ और भाई ने भी इनको समझाया। चापलूसों से कार्य करवाती थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। और मैं आपको बताऊं, जहां पर चापलूस होते हैं वहां पर पतन होता है। ऑस्ट्रिया और राजकुमारी में अगला पॉइंट ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस में पुरानी दुश्मनी भी थी और इसलिए लोग फ्रांस की ऑस्ट्रिया की इस राजकुमारी को सही से पसंद भी नहीं करते थे। और आगे चल करके चापलूसों ने बहुत काम भरा, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो फिर मैरी एंटोइनेट की नीतियों ने तो फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस में क्रांति को जन्म दिया। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो इसका शिकार इसका पति भी बना और एक फांसी के तख्ते पर पहुंच गया। लो भैया, हैप्पी बर्थडे। फांसी के तख्ते पर भी पहुंच गया। कि कुल मिलाकर के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करते हुए चलना है, बाकी हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा थोड़ा मनोरंजन से आप पढ़ भी रहे होंगे और आपको आनंद भी आ रहा होगा। वीडियो तेज कर लीजिएगा, जहां पर सिर्फ आपको पढ़ाई के ही मैटर से मतलब होगा। राजकीय अर्थव्यवस्था की बात करें, वैसे आसानी से पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा, कुछ पहाड़ वहाड़ नहीं है। राजकीय अर्थव्यवस्था हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। राजकोष किसी भी शासन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा की है। उसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दंड, दुर्ग, कोष, ये राज्य के 7 प्रकृतियों के बारे में बताया है। तो कोष जहां पर होता है वहां पर सारे काम अच्छे होते हैं। कोष का मतलब धन, और जहां धन नहीं होगा वहां बहुत बड़े बड़े विद्रोह होते हैं। यहाँ पे जो राजा हैं पादरी वर्ग के लोग हैं, खूब पैसा जुटा रहे हैं, कोई लेखा जोखा नहीं है। राजकोष का कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। राज्य का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है।
फ्रांस के राज्य है, राज्य का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। जबकि विशेषाधिकार का कोई भी विशेषाधिकार वर्ग को कोई भी कर नहीं देना पड़ता था ना। विशेषाधिकार का मतलब जो विशेष अधिकार जिनको मिला हुआ है, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को छूट है, ये टैक्स नहीं दे सकते थे। अच्छा, जब एक बड़ा वर्ग पैसा खूब लुटाएगा, टैक्स देगा ही नहीं, तो बोझ किस पर आएगा? ध्यान से समझिएगा, बोझ आएगा मध्यम वर्ग पर। मध्यम वर्ग चुप रही हैं, ये हल्ला मचाएंगे। तो मध्यम वर्ग ने क्या किया? मध्यम वर्ग ने विद्रोह किया। राज्य की आय का स्रोत बिल्कुल कम हो गया है। आगे चल करके नाम आता है नेकर और मिराबो का। नेकर और मिराबो एक नाम है, बोल रहा हूँ, जूरतो या बोरतो को ऐसे कुछ नाम है। नेकर और मिराबो ने राजा को कुछ सलाह भी दिया, ऐसा ना चले, इस काम जिन करा। नेकर और मिराबो ने राजा को सलाह भी दिया कि आप इस तरीके से काम मत करिए, प्रशासन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए कुछ आप नियम कानून बनाइए। इस तरीके से इन सबको इतना छोड़ देंगे तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये क्रांति करेंगे। लेकिन राजा ने इनकी सलाहों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया। क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। और आगे चल करके क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलिए, भ्रष्ट नौकरशाही हम देख लेते हैं। 5वां पॉइंट, भ्रष्ट नौकरशाही। कुछ अगर पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप लोग ये मत देखिएगा कि हम सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। उनको इतना रट्टू तोता नहीं बनना है, पढ़ना आप लोगों को है। भ्रष्ट नौकरशाही में सरकारी पद जो हैं, जैसे आज के डेट में पेपर लीक होते हैं, तो ऐसे ही भ्रष्ट नौकरशाही है। योग्य व्यक्ति नहीं है पदों पर, जो उच्च पद हैं वो पैसे पे बिक गए। उच्च पदों को पैसों पर बेच दिया गया, पैसों पर बेच दिया गया है, पैसों पर बेच दिया गया है। भ्रष्ट नौकरशाही आप लोग पढ़ रहे हैं। और एक इसमें डाल लीजिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। योग्य व्यक्ति पदों पर नहीं पहुंच रहे हैं, उच्च पदों को पैसों पर खरीदा जा रहा है, इनको यानी बेच दिया गया है। तो जब अयोग्य व्यक्ति आएगा तो वो तहस नहस व्यवस्था को करेगा ही करेगा। अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बना देंगे तो एग्जाम का कैलेंडर कैसे निकालना है, कौन कौन परीक्षा का करा होगा, कौन चीज की जानकारी न रहे। तो अब उच्च पद जो बनाए गए हैं फ्रांस की शासन व्यवस्था में, वो योग्य व्यक्तियों को ना मिल करके जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको मिल रहा है। और इन अयोग्य व्यक्तियों ने इन पदों को कैसे लिया? उच्च पदों को वो पैसों पर ले लिया, पैसों पर खरीद लिया, ठीक है। और अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। अब जब अयोग्य व्यक्ति आएगा तो प्रशासन का दुरुपयोग करेगा, यानी भ्रष्ट है, दुरुपयोग हुआ। लेत्रदा कौसे या क्रॉसे ऐसे करके कोई लेत्रदा कौसे या क्रॉसे ऐसे करके, लेत्रदा कासे ऐसे करके कुछ, लेत्रदा कासे किताब में, उसमें एक वारंट जारी कर दिया जाता था। लो भैया, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, याद करिए, हम अभी आगे पढ़ाएं। हम आपको कोई सूचना बगैर दिए ही गिरफ्तार कर लेंगे। वारंट जारी कर दिया जाता था, इसमें आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को
यानी इस तरीके से निरंकुशता समाज में व्याप्त है। कहाँ के? फ्रांस के समाज में, फ्रांसीसी समाज में। अब जब इतना सब कुछ अव्यवस्था हुआ तो सारी चीजों ने थोड़ा थोड़ा करके योगदान देते हुए इस व्यवस्था में किया और आगे चल करके फ्रांस की क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये हर वाक्य में हम बोलते चले जा रहे हैं कि आप लिखिएगा मत, बस समझाने के लिए कह रहे हैं कि मार्ग प्रशस्त हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है ना? भ्रष्ट नौकरशाही पढ़ लिए, अकर्मण्य शासन तंत्र। अगला पॉइंट पढ़िए, अकर्मण्य शासन तंत्र। अकर्मण्य शासन तंत्र में हम क्या देखेंगे? निरंकुश राजतंत्र के लिए चुस्त शासन तंत्र होना आवश्यक है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। निरंकुश राजतंत्र के लिए चुस्त शासन तंत्र होना आवश्यक होता है। लुई 14वां योग्य था, परंतु लुई 16वां को रिस्लू और कोल्बैर जैसे लोग नहीं मिले। रिस्लू और कोल्बैर जैसे लोग नहीं मिले हैं। नाम अगर थोड़ा सा अस्पष्ट लगेगा तो आप अपनी किताब से देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि सर जी सब गलत पढ़ा चला गया। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। यहाँ किताब लेकर के नहीं बैठे हैं, किताब है, किताब देखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। अकर्मण्य शासन तंत्र है, रिस्लू और कोल्बैर जैसे लोग इसके पास नहीं है, यानी ये इस टाइप के मंत्री नहीं है। 175 वर्ष का शासन जो एक व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई है और पूरी संस्थाएं पंगु बन चुकी हैं, यानी संस्थाएं निर्जीव हो गई हैं। जब कोई बैठक ही नहीं होगी, कोई नियम कानूनी नहीं बनेगा, तो पूरी तरीके से अराजकता ही समाज में आएगी। एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं, उसको मैं थोड़ा सा देखता हूं, आप 10 सेकंड वेट कर लीजिए। प्रशासनिक अराजकता एक पॉइंट है, इसी में प्रशासनिक अराजकता, प्रशासनिक अराजकता। इसमें क्या है सुन लीजिएगा। तत्कालीन फ्रांस में प्रशासनिक केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था, लेकिन केंद्रीय सरकार कमजोर थी। ऐसी हालत में स्थानीय प्रशासन में अराजकता आ गई। जो केंद्रीय प्रशासन था बना तो, लेकिन ये कमजोर था। केंद्रीय प्रशासन जो बना है, जिस केंद्रीयता की बात शुरू में की जा रही है, वो बना तो है लेकिन वो कमजोर व्यवस्था के अंतर्गत है। तो जब कोई केंद्रीय व्यवस्था कमजोर होगी तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे, यानी क्रांति के स्वर मुखरित तो होंगे। ये पॉइंट है इसमें। और क्या है? पूरा देश धार्मिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक आदि इकाइयों में विभक्त था। और हाँ, एक चीज ध्यान ये देना है, 285 स्थानीय विधि प्रणालियां प्रचलित थी। 285 स्थानीय विधि प्रणालियां, विधि मतलब कानून, विधि प्रणालियां प्रचलित थी। कहां पे? पूरे फ्रांस में। और एक चीज अभी याद आ रहा है कि इतने अलग अलग टाइप के कानून बने थे कि एक कानून हो सकता है जैसे कोई भी इलाहाबाद में कोई कानून मान्य हो और वही कानून आगे चल के आगरा में अमान्य हो जाए। देख लेते हैं एक बार हम किताब में कैसा दिया गया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देश में एकता नहीं थी। जगह जगह चूंगी वसूलने का प्रावधान था। विभिन्न तरह के नियम कानून सारे राज्य में व्याप्त थे, जो एक दूसरे के विरोधी थे। एक कानून एक क्षेत्र में वैध तथा दूसरे में अवैध था। हाँ, विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे। एक कानून एक जगह के लिए, एक कानून एक जगह के लिए वैध है तो वही कानून दूसरे जगह के लिए अवैध माना जा रहा है। 285 स्थानीय विधि प्रणालियां पूरे फ्रांस के समाज में व्याप्त हैं। इसमें कोई पॉइंट बच रहा है कि नहीं? कानूनी एक रूपता का अभाव है, यानी अब जब अलग अलग होगा, एक कानून वैध है एक दूसरा अवैध है,
तो कानूनी एक रूपता का अभाव रहेगा, मतलब एक प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी, कानूनी एक रूपता का अभाव है पूरे देश में। मेन पॉइंट आप लोग याद करिएगा, वही एग्जाम में लिखना है, उसी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आज मैंने क्या चर्चा किया, शुरू में मैं आपको जल्दी से बहुत इसका रिवीजन करा देता हूं कि मैंने पहले निरंकुशता की बात की कि जो अत्यधिक केंद्रित सैन्य बल पर आधारित और पूर्णतः दमनकारी होता है, ऐसे हम तंत्र को निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। और पहला कारण मैंने राजनीतिक कारण बताया कि निरंकुश राजतंत्र है। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, राजा पृथ्वी पर स्वयं को ईश्वर का अवतार मानता था। और लुई 14वें ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। इस निरंकुश राजतंत्र में किसी प्रतिनिधि सभा का अभाव है, सामंतों को कठोरतापूर्वक दबाया गया है, केंद्रीकरण किया गया है पूरी व्यवस्था का, राजतंत्र प्रशासन का अंग बन गया है। लुई 15वां जब आया तो वह लुई 14वें के उपदेश को भूल गया। मैंने आपको बताया कि पड़ोसियों के साथ हमको शांति से रहना है और उनके साथ युद्ध नहीं करना है। उसके बाद फ्रांस की आर्थिक क्षति होती है 2 कारणों से। मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया, सप्तवर्षीय युद्ध लड़े गए, फ्रांस पराजित हुआ, पूरा कर्ज के तलों दब गया। मरने से पहले लुई 15वें ने अपना स्टेटमेंट देख दिया कि मैं तो मर ही रहा हूं, उसके बाद प्रलय होगी। और उसके बाद मैंने बताया कि सेकेंड पॉइंट में कि अयोग्य राजा आए। अयोग्य राजा ने क्या किया, लुई 15वां अयोग्य है, लुई 16वां अयोग्य है। लुई 16वें ने शिकार खेलने पर, जलाशयों के निर्माण में, मरम्मत में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। मैंने उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी उदाहरण आपको दिया, कौटिल्य का। निरंकुश राजतंत्र में मैंने बलबन का उदाहरण आपको दिया कि थोड़ा सा सीखना चाहिए आपको। राज्य की समस्याओं में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं है। मैंने शख्स जब अपना त्यागपत्र लेकर के आ रहा तो बड़ा गौरव फील कर रहा है राजा। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया मैरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हैं, लुई 16वें की पत्नी है। माँ और बहन कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि आप प्रशासन में हस्तक्षेप मत करिए। मैंने अकबर के पर्दा प्रशासन पेटीकोट का भी आपको उदाहरण दिया। तब भी ये जाकर के जबरदस्ती चापलूसों के कहने पर इधर से उधर शासन व्यवस्था का खूब खोदा विनोदी कर रही हैं। इन सारी चीजों से क्या हुआ कि प्रशासन पूरी तरीके से अराजकता की स्थिति में चला जाएगा। अगला हेडिंग अराजकता ही आ जाएगी। और लोगों ने रोटी के लिए जुलूस किया तो उन्होंने कहा आप कोई केक क्यों नहीं खाते। आप बताइए जिस समाज में रोटी नहीं मिल रही उस पर बर्थडे केक कैसे मिलेगा। राजकार्य में हस्तक्षेप करती थी, भाई ने सब्जी ने रोका। लेकिन फ्रांस की शत्रुता भी ऑस्ट्रिया से है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। इसके तमाम प्रकार के ऐसे नियम कानून थे जो फ्रांस में क्रांति के लिए उकसाए। और कहा भी दिया गया कि साम्राज्ञी को यानी रानी को अपने श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान देना चाहिए, शासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शासन जिसको करना होगा वो करेगा, शासन रानी के कार्यों की के अंतर्गत नहीं आ रहा है। लेकिन रानी ने खूब इसमें इंटरेस्ट लिया, चापलूसों के कहने पर इधर से उधर लोगों को भर्ती किया, खूब इधर से उधर किया। और आगे चल करके इनके निर्णयों ने तो फ्रांस में क्रांति का बिगुल बजाया ही बजाया। बाद में इनके पति देवता को फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया। अब राजकीय अर्थव्यवस्था की बात करें, एक राजकीय जो राजा होते हैं उनका एक कोष होता है, उसको चलाने के लिए बहुत ही धन की आवश्यकता होती है। कोई लेखा जोखा ही नहीं था। राज्य का खर्चा इतना ज्यादा है कि जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के लोग हैं खूब धड़ल्ले से पैसा खर्च कर रहे हैं। और राज्य के आय का स्रोत घट रहा है। नेकर और मिराबो ने सलाह भी दिया कि इस तरीके की व्यवस्थाएं आप ले आइए अपने समाज में, अपने लोगों में। लेकिन इनकी बातों का पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। मैंने इसमें आपको सप्तांग सिद्धांत के भी बारे में बताया कि किस प्रकार से राजकोष कितना महत्वपूर्ण होता है। कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की। भ्रष्ट नौकरशाही अगला पॉइंट है। सरकारी पद पैसों पर बेचे जा रहे हैं, योग्य व्यक्तियों की अवहेलना की जा रही है, अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरे ही शासन तंत्र को एक नाग पास में बांध करके इन लोगों ने रख दिया। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, कोई कानून ही नहीं है पूरी तरीके से। और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उसमें मैंने आपको, जब मैं भारत का इतिहास पढ़ूंगा तो उसमें भी आपको देखेंगे, उसमें कई सुधार आते हैं। उसमें भी हम मांटेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार है, पार्लियामेंट सुधार, तमाम प्रकार के सुधार हैं। उसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाएगा आपको।
अधिकारी भ्रष्ट हैं, नौकरशाही पूरी तरीके से अकर्मण हो चुकी है, शिथिल शासन तंत्र हैं। ये सारी चीजें मिलकर के योगदान दे रही हैं। और अगला पॉइंट मैंने अकर्मण्य शासन तंत्र का लिखाया। निरंकुशता पूरी तरीके से समाज में व्याप्त हो गई है। लुई 14वां योग्य था, परंतु 16वें को उसके रिस्लू और कोलबेर जैसे मंत्री उपलब्ध नहीं हुए। 175 वर्ष में कोई बैठक ही नहीं हो रही है। संस्थाएं पूरी तरीके से पंग हो गई हैं, निर्जीव हो गई हैं। किसी की बात को उठाने के लिए कोई सभा नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो पूरी तरीके से समाज में अराजकता है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट आपको किताब से भी लिखवाया कि प्रशासनिक अराजकता, केंद्रीय व्यवस्था पूरी तरीके से कमजोर है। 285 स्थानीय वृत्त प्रणालियां वहां पे मौजूद हैं और एक कानून एक जगह वैध है तो दूसरी जगह अवैध है। कानूनी एक रूपता का अभाव है। इस तरीके से समाज में ये राजनीतिक कारण मैंने आपको पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ मिलेगा। इसके 2-3 पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आप बने रहिए। धन्यवाद।